साल 2020 ये वो समय था जब इंडिया के आसमान में लोगों को ड्रोन, प्लेन्स और बर्ड्स के अलावा बहुत से अजीब से ऑब्जेक्ट भी हवा में हवर करते हुए दिखाई देने लगे। समय आगे बीता और आज हम पहुंच चुके हैं साल 2025 में। इंटरेस्टिंगली बात अगर साल 2025 की भी की जाए तो आज की डेट में ऑन एन एवरेज हर दिन हमें एक या फिर दो ऐसी वीडियोस या फिर रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं जिसमें इंडिया की ही अलग अलग सिटीज में इन तरीके के अजीब से ऑब्जेक्ट्स की साइटिंग को रिपोर्ट किया गया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर आप इनमें से मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनमें किसी भी तरीके की एडिटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ शुरुआती दौर में इन तरीके की सेटिंग सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही हमें देखने को मिलती थी, तो आखिर साल 2020 में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए भारत में यूएफओ साइटिंग्स रैपिडली बढ़ने लगी। क्या वास्तव में ये किसी परग्रही सभ्यता के ही प्लेन्स हैं या फिर प्रोजेक्ट वेडा के अंडर सीक्रेटली बनाए गए इंडियन रिसर्चर्स के क्राफ्ट? वेल गाइस, आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको प्रोजेक्ट वेदा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी, बल्कि आज आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और थ्योरीज को भी देखेंगे जिसे जानने और सुनने के बाद आसमान में दिखने वाले इन ऑब्जेक्ट्स के प्रति आपका नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। क्योंकि गाइस, ये है द सीक्रेट इंडियन वेदा प्रोजेक्ट। विमान शास्त्र एक ऐसा शास्त्र जिसको इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मिस्टीरियस शास्त्र भी माना जाता है। असल में गाइस, इस शास्त्र को बेसिकली महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखा गया था, जिसे आगे चलकर साल 1900 के आसपास पंडित सुब्बाराव शास्त्री जी के द्वारा इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस शास्त्र के अंदर बहुत से ऐसे प्लेन्स के प्रिंसिपल्स, वर्किंग और उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है जो कि उड़ने के लिए नॉर्मल इंजन या फिर प्रोपेलर सिस्टम का नहीं बल्कि एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल किया करते थे। एग्जाम्पल के लिए इस शास्त्र में ही एक ऐसे प्लेन का जिक्र किया गया है जिसमें एज अ फ्यूल मरकरी को डालकर तेज स्पीड से उसे रोटेट करके मरकरी वोर्टेक्स को जनरेट किया जाता था। आगे चलकर जब ये वोर्टेक्स एनर्जी प्लाज्मा को क्रिएट करता था तो इससे जनरेट होती थी एंटी ग्रेविटी। इंटरेस्टिंगली, अगर इसी चीज को बेस मानकर किसी भी प्लेन को डेवलप किया जाए तो इस तरीके से बनने वाला प्लेन ना सिर्फ हवा में काफी तेज स्पीड से ट्रेवल करेगा बल्कि वो आसानी से काफी ऊंचाई तक भी उड़ सकता है। इसके साथ ही क्योंकि इसमें प्रोपेलर सिस्टम या फिर इंजन का इस्तेमाल नहीं होता है तो ये प्लेन बहुत ज्यादा साइलेंट भी होगा। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस प्लेन की प्रॉपर्टी को अगर आप हवा में देखने वाले उस अजीब से ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो समहाउ इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज 99% तक मैच होती है, जिसके चलते हुए हमारे सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होता है कि मे बी पास्ट टाइम में किसी भारी सभ्यता ने अपनी इंजीनियरिंग को हम इंसानों के साथ शेयर किया हो। और देखो, इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत सारी वीडियोस और थ्योरीज ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन गाइस, इससे उलट इस पॉइंट पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी जनरेट होता है जो हमसे ये कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन एयरक्राफ्ट को हम यूएफओ या फिर परग्रही सभ्यता का क्राफ्ट मान रहे हो, शायद सीक्रेटली हम इंसानों ने ही उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेवलप कर लिया हो। वेल गाइस, अब ऐसी अजीब सी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए वो भी बताता हूँ। साल 2014 बहुत से इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्लेन को उड़ाने के लिए प्लाज्मा प्रोपेलर और रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जिक्र किया गया। इंटरेस्टिंगली, प्लेन को उड़ाने का ये कॉन्सेप्ट समहाउ 90% तक मैच करता है विमानिका शास्त्र में दिखाए गए 80% ऑफ प्लेन से। बट भाई, यहाँ पर एक चीज तो जरूर खड़ी होती है कि जिस विमानिका शास्त्र को बेस बनाकर हम ये सारी ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भाई उसमें खुद कितना दम था। ये भी तो हो सकता है कि विमानिक शास्त्र ही पूरे तरीके से फेक हो। एक्चुअली गाइस, यूएस एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर ट्रेविस टेलर ने साल 2017 में विमानिका शास्त्र में वर्णित बहुत से एयरक्राफ्ट के 3D मॉडल को बनाकर उनका एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रेंजली, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि इस शास्त्र में जितने भी एयरक्राफ्ट के बेसिक फंडामेंटल्स बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 60% एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिकली उसके हिसाब से पूरे ही तरीके से स्टेबल निकले, जिससे काफी हद तक ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये विमानिका शास्त्र महर्षि भारद्वाज जी की सिर्फ दिमागी कल्पना ही नहीं बल्कि उस समय का कोई ऑथेंटिक साइंस का पार्ट था। अब देखो गाइस, जब साल 2014 में बहुत से इंडियन साइंटिस्ट ने इसी विमानिका शास्त्र के प्रिंसिपल को लेकर प्लेन को उड़ाने के कॉन्सेप्ट को दुनिया को बताया तो लोगों ने ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा करने वाली कंट्री इंडिया पहली बिल्कुल भी नहीं थी।
एक्चुअली गाइस, बात अगर नासा की भी की जाए तो नासा पिछले कई दशकों से मरकरी वोर्टेक्स इंजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हालांकि नासा किस हद तक इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो चुका है कुछ ही देर में वो भी क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें चलना होगा साल 2020 में, क्योंकि गाइस साल 2020 में भारत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस पूरे ही सिनेरियो को एक ही झटके में मिस्टीरियस बना दिया। साल 2012 ये वो सबसे पहली बार था जब खुद हमारी आर्मी ने ऑफिशियली ये रिपोर्ट करना शुरू किया कि उनको इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर साथ ही साथ लद्दाख के भी बहुत सी रीजन्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि साइलेंटली एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करते हैं। इंटरेस्टिंगली साल 2012 से लेकर आगे आने वाले कुछ ही सालों में ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा कॉमन हो गई कि आगे चलकर इसको इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसी न्यूज एजेंसी ने भी ऑफिशियली पब्लिश किया। हालांकि गाइज, हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो से भी रिलेटेड ऑथेंटिक आर्टिकल और इन्फॉर्मेशन को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सोर्स में डाल दिया है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उन्हें भी रीड कर सकते हैं। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच गलवान घाटी की टेंशन अपने पीक पर थी तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी आर्मी ने एक ट्रायंगल शेप के अजीब से बड़े एयरक्राफ्ट को भी देखा था। इंटरेस्टिंगली कहा यह जाता है कि ये प्लेन इतने साइलेंटली हवा में उड़ रहा था कि इसको दुश्मन देश का कोई ड्रोन समझना भाई काफी हद तक बेवकूफी ही होती, और इसलिए हमारी आर्मी ने हायर अथॉरिटीज को इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट भी की थी। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस साइटिंग के कुछ ही मिनट के बाद उस एरिया की पहाड़ी पर एक तेज धमाका सुनाई देता है। कहा यह जाता है कि जैसे ही हमारे देश के कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स उस एरिया में पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों के सामने क्रैश हुआ एक अजीब सा प्लेन नजर आया जो इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और गाइस, उसी वक्त इस पूरे ही सिनेरियो में एंट्री लेता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO। साल 2021 एक एक्स DRDO इनसाइडर ऑनलाइन फोरम पर आकर कुछ ऐसा लिखते हैं जिसने बहुत से लोगों की रातों की नींद ही उड़ा दी। असल में वो ये लिखते हैं कि इंडिया हैज बीन टेस्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ एरियल व्हीकल्स इन द नॉर्दर्न सेक्टर सिंस 2020। देयर आर नो कन्वेंशनल जेट्स और ड्रोन बट मैग्नेटो ग्रेविटी बेस्ड प्रोटोटाइप्स बिल्ड ऑन रिवर्स स्कैन्ड डिजाइन्स। बट वेट अ सेकंड भाई, अगर इस बात में जरा सा भी दम था और ये मान लिया जाए कि उस समय हम एक डिजाइन को देखकर उसको री इंजीनियर कर रहे थे, तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो डिजाइन या वो एयरक्राफ्ट या टेक्नोलॉजी हमें मिली कहां से। वेल गाइस, अपने इसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए ये इंजीनियर ये भी बताते हैं कि साल 2020 में एक पहाड़ी पर क्रैश हुए एक अजीब से एयरक्राफ्ट को DRDO के द्वारा बेंगलोर लैब में लाया गया। इंटरेस्टिंगली ये एयरक्राफ्ट एक अजीब सी मेटल एलॉय का बना हुआ था जिसके ऊपर अजीब से सिंबल मौजूद थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस एयरक्राफ्ट में किसी भी तरीके के इंजन या फिर प्रोपेलर सिस्टम की बजाय एक अजीब से रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया था जिसके अंदर एक अजीब सा एलिमेंट भी मौजूद था। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए वो ये कहते हैं कि मे बी ये एलिमेंट वही एलिमेंट हो सकता है जिसको कि रोजवेल क्रैश 1947 के बाद एलिमेंट 115 नाम दिया गया, और इसी क्राफ्ट को देखकर इस पूरे ही प्रोजेक्ट को एक सीक्रेट कोड नाम दिया गया और वो कोड था प्रोजेक्ट वेद। जी हाँ, वही प्रोजेक्ट बेस जो कि आगे चलकर साल 2023 में इंडिया की डिफेंस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एडवांस व्हीकल बनाने के टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। असल में गाइस, इस प्रोजेक्ट को वेद नाम भी इसलिए दिया गया था क्योंकि ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक उस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि हमारे शास्त्र और वेदों में किसी न किसी पॉइंट पर मेंशन की गई थी। हालांकि देखो गाइस, यहाँ पर मैं खुद से कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो कि हमें अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म्स पर देखने को मिला है। हालांकि ये ऑनलाइन फॉर्म्स कितने ज्यादा रियल है या फिर फेक, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि साल 2020 के लास्ट से 2022 तक हमें बहुत सी ऐसी वीडियो क्लिप्स देखने को मिली हैं जिसमें बेंगलोर और आसपास की हवा में अजीब से एक साइलेंट प्लेन को बहुत ही यूनिक पैटर्न में ट्रेवल करते हुए बहुत बार रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही एक और चीज जो शायद आपको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर कर दे वो ये है दोस्तों कि इसके बाद साल 2022 में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी के द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने ये कोट किया, India is keen to develop the 6th generation technologies including DUs, direct energy weapons, stealth, hypersonic glide vehicles and possibly gravity defined propeller concepts. ग्रेविटी डिफाइंड प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट इन वर्ड्स पर नजर डाली जाए तो काफी हद तक ये बात क्लियर होती है कि हमारे देश भारत में साल 2020 में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसके चलते हुए एक सेक्टर में धीरे धीरे ओपन स्टेटमेंट बाहर आने लगे। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई क्या ये होना पॉसिबल भी है और क्या पास्ट में किसी और कंट्री ने इन्हीं तरीके की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन तरीके के क्राफ्ट को बनाया भी है?
गाइस उसका आंसर है शायद हाँ, क्योंकि भाई ये खेल बहुत पुराना है, हम बस खिलाड़ी नए हैं। साल 1969 रशिया के सर्वेदरलस्क में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब जैसे ये चीज होती है, रशियन आर्मी तुरंत ही इस साइट पर पहुंचती है। कहा यह जाता है कि उस जगह पर पहुंचने के बाद रशियन आर्मी को ना सिर्फ एक क्रैश यूएफओ देखने को मिला, बल्कि वो सबसे पहला ऐसा केस भी बना जिसमें उन्होंने जिंदा परग्रहियों को कैप्चर भी किया था। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई ये कोई सबसे पहला यूएफओ क्रैश तो था नहीं, तो फिर भाई इस वीडियो के अंदर मैंने इसी इंसिडेंट का जिक्र क्यों किया? वेल गाइस, इसके पीछे का रीजन है इस पूरे ही इंसिडेंट की एक लीक्ड वीडियो क्लिप। असल में अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है, ये उसी इंसिडेंट की रियल वीडियो क्लिप मानी जाती है जो कि साल 1990 में लीक हुई थी, जिसमें आप भी क्लियरली एक क्रैश साइट पर अजीब से प्लेन को टूटी हुई हालत में देख सकते हैं। हालांकि देखो गाइस, बहुत से लोग इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद इसको रियल मानते हैं तो बहुत से फर्जी। लेकिन एक बात जो पूरे तरीके से सच है वो ये है दोस्तों कि जहां एक तरफ यूएस में रोजवेल और अलग अलग तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर भी इन तरीके के इंसिडेंट्स को फेस कर रहा था। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके चलते हुए ये दोनों ही कंट्रीज स्पेस में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, क्योंकि एक पॉइंट पर दोनों को ये समझ में आ गया था कि अब अगर हमें हमारी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके और ज्यादा एडवांस बनाना है तो हमें स्पेस में अपने कदम को रखकर उन सभ्यताओं को तो ढूंढना ही पड़ेगा जिनके क्राफ्ट टाइम टू टाइम जमीन पर क्रैश कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साल 1980 में तो यूके में एक और इंसिडेंट काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसे रेडलस्ट्रम फॉरेस्ट इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। असल में इस इंसिडेंट में ब्रिटिश जमीन पर यूएस एयरबेस के कुछ लोगों ने एक ट्रायंगुलर से यूएफओ को लैंड होता हुआ देखा था। रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि ये चीजें इतनी ज्यादा क्लियर थी कि वहां पर मौजूद सैनिकों ने उस क्राफ्ट के ऊपर बने अजीब से सिंबल को अपने हाथों से टच भी किया था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोगों के प्रेशर में आकर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी ही फाइल्स को पूरी दुनिया के सामने रखना भी पड़ा था। इवन साल 2006 में तो ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट कॉन्टिन रिपोर्ट में यह भी क्लियर किया कि ये ट्रायंगुलर यूएफओ शायद कोई प्लाज्मा या फिर नेचुरल चीज हो सकती है। लेकिन दिमाग घुमाने वाली बात यह है दोस्तों कि प्लाज्मा या इस तरीके की एनर्जी को कभी भी हाथों से टच नहीं किया जा सकता, जिससे एक चीज पूरी तरीके से क्लियर होती है कि साल 1980 से लेकर साल 2006 तक इस केस को अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही गाइस, बात अगर एशिया की भी की जाए तो हमारे पड़ोस में भी नेपाल, भूटान, सिक्किम और लद्दाख के आसमान में भी लगातार यूएफओ देखने के इंसिडेंट खुद सीआईए के द्वारा भी दर्ज किए गए हैं। खास तौर से 25 मार्च 1968 को तो नेपाल के कास्की एरिया के बाल्टीचौर में एक 6 फुट डायमीटर का मेटल का डिस्क बरामद हुआ था, जो कि एक क्रेटर में पड़ा हुआ था, जिसके बाद खुद सीआईए की रिपोर्ट में यह माना गया कि यस, पोखरा के पास एक बड़ा डिस्क नुमा ऑब्जेक्ट मिला था। लेकिन उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कहां गया, आगे चलकर उसके साथ क्या किया गया, हमें एक सिंगल रिपोर्ट भी इसके ऊपर देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ही अगर इन सारे ही इंसिडेंट को साइड बाय साइड रखकर आप एनालाइज करेंगे तो काफी हद तक आपको ये बात पता चलेगी कि जब जब इन तरीके की चीजें अर्थ पर क्रैश करी हैं, उसके कुछ टाइम के बाद ही टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमने रैपिडली ग्रोथ को अचीव किया है। तो इस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो शायद साल 2020 के बाद से इंडिया भी उसी काम को कर रहा है जो कि साल 1947 या फिर उसके कई दशकों बाद से ही वेस्टर्न कंट्रीज लगातार करती हुई चली आ रही है। लेकिन गाइस, इस पॉइंट पर एक सवाल जो मुझे परेशान कर रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको भी परेशान कर रहा होगा, वो ये है दोस्तों कि अगर किसी भी देश में कोई छोटी सी भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जाता है तो भाई बड़े जोरों शोरों से उसका बखान पूरी दुनिया में किया जाता है। तो अगर किसी भी कंट्री ने एक एडवांस एंटी ग्रेविटी प्लेन को बनाकर तैयार कर लिया है तो आखिर पूरी दुनिया की नजरों से उसे छिपाया क्यों जा रहा है? लेट्स फाइंड आउट। मान लीजिए कि किसी भी कंट्री के पास एक इतना हाईटेक प्लेन मौजूद है जो ना ही रेडार पर दिखता है, वो काफी ज्यादा तेज स्पीड से फ्लाई भी करता है और उड़ने में उसकी किसी भी तरीके की आवाज भी नहीं आती। तो क्या उस प्लेन को वो कंट्री छिपा कर रखेगी या पूरी ही दुनिया को दिखा देगी? वेल गाइज, आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई इस तरीके की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के सामने रखी जाएगी, राइट? बट अफसोस गाइज, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करती। असल में देखो, अगर आज की डेट में कोई भी कंट्री उठकर ये बोलती है कि हमने एक यूएफओ टाइप एडवांस एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार कर लिया है, तो उसके सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां आएंगी। बात अगर पहली चुनौती की जाए तो वो है टेक्नोलॉजी का
बिल्डअप सेक्शन। असल में देखो गाइज, जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो स्टेप बाय स्टेप उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये पॉसिबल है ही नहीं कि आज की डेट में किसी चीज के डेवलपमेंट में आप जीरो स्टेज पर खड़े हुए हो और 2 साल के बाद आप अनबिलीवेबल तरीके से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बना डालें। तो इस केस में अगर आज की डेट में उठकर कोई भी कंट्री इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उनके पास एक ऐसा अजीब सा एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि पूरी दुनिया में एंटी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पर उड़ रहा है, तो पूरी दुनिया भाई उनसे ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेगी कि आखिर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से और कितने सालों में डेवलप हुई। अब ये बात तो पूरे ही तरीके से कॉमन है भाई कि कोई भी कंट्री उठकर ये नहीं बोलेगी कि भाई हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत कम टाइम में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, क्योंकि अगर रिवर्स इंजीनियरिंग को एक्सेप्ट किया गया तो उस कंट्री को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूएफओ या फिर एलियन जैसी चीजें हमारे प्लेनेट अर्थ पर क्रैश की है। तो टेक्निकली ये होना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही गाइस, बात अगर दूसरी सबसे बड़ी चुनौती की जाए तो वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो गाइस, आज की डेट में अगर इन तरीके के प्लेन्स हमें कहीं पर भी हवर करते हुए दिखाई देते हैं तो हम उठकर किसी भी कंट्री के ऊपर ब्लेम नहीं करते कि भाई देखो उस कंट्री ने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए इन प्लेन्स को भेजा है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी रिसेंटली जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब भी बॉर्डर पर इन तरीके के अजीब से लाइट वाले ऑब्जेक्ट हवर करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन क्योंकि किसी भी कंट्री ने ऑफिशियली ये बता ही नहीं रखा है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आज की डेट में हमारे लिए ये सिनेरियो एक बहुत बड़े सस्पेंस को क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में अगर किसी भी कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है तो वो बिना किसी जवाबदेही के किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी पर नजर आसानी से रख सकती है। और बाई चांस अगर ये क्राफ्ट क्रैश होकर कहीं गिर भी जाता है तब भी उठकर कोई ये क्लेम नहीं करेगा कि पर्टिकुलरली किसी एक कंट्री ने हमारी कंट्री पर नजर रखने के लिए इसको भेजा है, बल्कि उल्टा उस एयरक्राफ्ट को तो छिपाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाया जाएगा। और देखो गाइस, यही सेम सा सिनेरियो ना हमें एटॉमिक केस में भी देखने को मिला, जहां पर किसी भी कंट्री ने इनिशियली ये नहीं बताया था कि वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस केस में बहुत ज्यादा आवाज और वाइब्रेशन जनरेट होता था तो इस चीज को छिपा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन बावजूद इसके भी आज भी बहुत से वेपन्स, चीजें और टेक्नोलॉजी बहुत सी कंट्रीज के पास ऐसी मौजूद है जिनकी कानो कान हमें भनक तक नहीं है। तो देखो गाइस, अब इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद एक चीज जो मैं दिल से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है गाइस कि जब मैंने प्रोजेक्ट काली जैसी एक वीडियो बनाई थी तो शायद 4 या 5 लोगों ने उठकर ये कमेंट किया था कि भाई हम जेट इंजन तो बना नहीं पा रहे हैं, काली जैसी मशीन कैसे बना लेंगे। तो देखो गाइस, इस तरीके का कंपैरिजन मुझे लगता है कि बेसलेस होता है, क्योंकि बहुत से लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि चलो माना कि हम जेट इंजन नहीं बना पा रहे लेकिन हम मून पर और मार्स पर भाई अपने सक्सेसफुल मिशन भेज रहे हैं। तो इस तरीके का कंपैरिजन समहाउ बेसलेस होता है। हालांकि मुझे मालूम है कि 99% ऑडियंस इस चैनल की मैच्योर है, वो इन चीजों को इग्नोर करती है, बट 4-5 लोगों को मतलब जो दिमाग में आया था उनके, शायद ये क्वेश्चन अब शांत हो गया होगा। तो ये कहना कि इंडिया रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन तरीके की चीजों को नहीं बना सकता, भाई ये थोड़ा सा पॉइंटलेस नजर आता है। वैसे अब इस पॉइंट पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई आपको क्या लगता है, क्या यही वो एक रीजन है जिसके चलते हुए इन तरीके की साइटिंग्स अचानक से इंडिया में बढ़ी है, या फिर भाई हमारे आसपास की किसी कंट्री ने इन्हें डेवलप कर लिया है और बस वो हम पर नजर रखने के पर्पज से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी जो कुछ भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। इसके साथ ही गाइस, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक पहुंचाओ। सपोर्ट चाहिए तुम्हारे भाई को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक ऐसी नई मिस्ट्री खोलते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को भनक तक नहीं होती। मिलते हैं एक और नई मिस्ट्री के साथ। टिल देन, जय हिंद।